सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ड्रीम स्टडी विद जीत को और किसी भी वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू ड्रीम स्टडी विद जीत। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे इतिहास के बारे में, यानी प्री हिस्ट्री, यानी कि प्रागैतिहासिक काल से। दोस्तों, ये टॉपिक हमेशा से बहुत कंफ्यूजिंग रहा है। इस कंफ्यूजन को ही दूर करने के लिए मैंने इस टॉपिक को NCERT प्लस KC श्रीवास्तव जी की बुक, जो कि BA ऑनर्स में पढ़ाई जाती है, उन दोनों के कंसल्ट से मैंने इस लेक्चर को बहुत ही आसानी से सिंप्लीफाई किया है। बस आपको इस वीडियो लेक्चर को देखना है, याद करने की बिल्कुल कोशिश ना करें बीच में। एक बार लेक्चर कंप्लीट हो जाने के बाद में आप लोग उसको दोबारा से याद कर सकते हैं। मैंने इस पूरे लेक्चर में थ्योरी प्लस एक टेस्ट को रखा है, इंक्लूड किया है। आप जैसे ही आपका थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है तो आप उस टेस्ट को ज़रूर से ज़रूर लगाएं, क्योंकि इस टेस्ट में उन सारे क्वेश्चंस को रखा है जो कि एग्ज़ाम्स में हमेशा 3 से 4 बार रिपीट हुए हैं और होते रहते हैं। तो दोस्तों, ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इतिहास के विभाजन की बात करते हैं। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, प्री हिस्ट्री, यानी प्रागैतिहास। प्रगत इतिहास की बात करें तो जब मनुष्य ने लिपि अथवा लेखन कला का विकास नहीं किया था, उस दौर को हम लोग प्रागैतिहास कहते हैं, यानी प्री हिस्ट्री कहते हैं। सेकंड है आदि इतिहास, यानी प्रोटो हिस्ट्री। इतिहास का ऐसा काल जिसके लिए लेखन कला के प्रमाण तो हैं, लेकिन या तो वे अपुष्ट हैं या फिर उनकी गूढ़ लिपि को समझना कठिन है। ऐसे काल को आदि इतिहास कहते हैं। और तीसरा विभाजन है ऐतिहासिक काल, जिस काल के लिखित सामग्री उपलब्ध हैं और जिसमें मानव सभ्य बन चुका था, उस काल के अंतर्गत हम लोग जो है ऐतिहासिक काल को पढ़ते हैं। अगर हम इनकी टाइमलाइन के बारे में बात करें तो प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्ट्री को हम अज्ञात काल से 2500 ईसा पूर्व तक मानते हैं, और आदि इतिहास यानी प्रोटो हिस्ट्री को हम लोग 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य का काल को मानते हैं। और ऐतिहासिक काल यानी हिस्ट्री का टाइम लाइन जो है वो 600 ईसा पूर्व के बाद के काल को कहते हैं। इन तीनों टाइप्स के बारे में हम लोग 1 बाय 1 करके अलग अलग वीडियो लेक्चर्स के थ्रू हम लोग देखेंगे। फिलहाल इस टॉपिक में हम लोग प्री हिस्ट्री के बारे में केवल बात करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे अगले वीडियो में। तो चलिए फिर हम लोग देखते हैं प्री हिस्ट्री से। प्री हिस्ट्री यानी प्रागैतिहास, इसको हम लोग पाषाणकालीन संस्कृति के नाम से भी जानते हैं, और एक नाम स्टोन एज भी इसको, इस संस्कृति को कहा जाता है, क्योंकि इस पीरियड में सारे औजार पत्थरों से निर्मित थे। अभी तक धातु की खोज नहीं हुई थी, इसलिए हम लोग इसको स्टोन एज के नाम से जानते हैं। विद्वानों का विचार है कि पृथ्वी पर आदि मानव के अवशेष सर्वप्रथम प्रतिनूतन काल यानी प्लीस्टोसिन में मिलते हैं, जिसकी संभावित तिथि आज से लगभग 5 लाख वर्ष पूर्व मानी जाती है। यही मानव विकास का युग भी कहा जाता है। और अगर हम पृथ्वी के विकास की बात करें तो वो 250 करोड़ साल पहले पृथ्वी का विकास हुआ था। प्राचीनतम मानव साक्ष्य की बात करें तो 5 लाख वर्ष पूर्व अफ्रीका में मिले थे, यानी कि अफ्रीका में मानव सबसे पहले आए। और भारत में जो साक्ष्य मिले हैं वो सिर्फ और सिर्फ 9,500 वर्ष पूर्व के हैं। इससे मतलब है कि अफ्रीका में मानव पहले आए, फिर इंडिया में आए। नोट डालकर आप इसको लिख सकते हैं कि भारत में प्राचीनतम जो मनु मानव थे उनके जीवाश्म नहीं मिले हैं, लेकिन हाल में गुजरात के खाम्बे खाड़ी में 9,500 वर्ष पूर्व की अब तक की सबसे प्राचीन सभ्यता को खोज निकालने का दावा राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी विभाग NIOT के अनुसंधानकर्ताओं ने किया है। यानी प्राचीनतम मानव के साक्ष्य भारत में जो फासिल है, उनका जीवाश्म है, वो भारत में नहीं मिले हैं, लेकिन 9,500 वर्ष पूर्व के मानव की जो भी साक्ष्य हैं वो मिल चुके हैं। तो हम लोग 9,500 से भारत में मानव के अस्तित्व के बारे में देखते हैं और साक्ष्य पाते हैं। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट करके रख लीजिए।
पीसीएस, यूपीएससी, लोअर पीसीएस में ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि भारत में मनु मानव के साक्ष्य कब से मिलते हैं, तो 9,500 वर्ष पूर्व के हैं। ठीक है। प्री हिस्ट्री को हम लोग सहूलियत के हिसाब से 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 पूरा पाषाण काल यानी पैलियोलिथिक एज, जिसका टाइम काल है अज्ञात काल से 8,000 ईसा पूर्व। दूसरे नंबर पे है मध्य पाषाण काल यानी मीजोलिथिक एज, जिसका टाइम पीरियड है 8,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व। और थर्ड होता है नवपाषाण काल यानी नियोलिथिक एज, जिसका टाइम लाइन है 4,000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। पूरा पाषाण काल के बारे में अगर हम बात करें तो पूरा पाषाण काल के मानव का जीवन पूर्णतः प्राकृतिक था। वे प्रधानतः आखेट यानी शिकार पर निर्भर रहते थे। उनका भोजन मांस अथवा कंदमूल हुआ करता था। अग्नि के प्रयोग से वे अपरिचित थे, जिस कारण से कच्चा मांस खाते थे। उनके पास कोई निश्चित निवास स्थान भी नहीं था और ना ही बर्तनों का निर्माण करना ही जो वे जानते थे। इस काल के मानव केवल खाद्य पदार्थ का उपभोक्ता ही था, उत्पादक नहीं बना था। अभी तक मनुष्य और जानवर में कोई बहुत अंतर नहीं था। पूरा पाषाण काल को उपकरणों में भिन्नता के आधार पर 3 कालों में विभाजित करते हैं। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल में। अगर हम निम्न पूरा पाषाण काल की बात करें तो निम्न पूरा पाषाण काल भारत के विभिन्न भागों से निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित उपकरण प्राप्त हुए हैं। इन्हें 2 प्रमुख भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति। अगर हम चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति के बारे में बात करें तो इसके उपकरण सर्वप्रथम पंजाब के सोहन नदी घाटी यानी आज के पाकिस्तान से प्राप्त हुई थी। इसी कारण इसे सोहन संस्कृति या चॉपर चॉपिंग संस्कृति भी कहते हैं। सेकेंड है हैंड एक्स संस्कृति। इसके उपकरण सर्वप्रथम मद्रास के समीप बदम दुर्रे तथा अतीत पक्कम से प्राप्त किए गए थे। मद्रास के पास ये स्थान है। इस संस्कृति को मद्रास संस्कृति भी कहते हैं क्योंकि ये सारी खोज मद्रास के आसपास हुई थी। निम्न पूरा पाषाण काल के हम इम्पोर्टेंट पॉइंट को अगर एक बार फिर से रिवाइज करें तो नंबर 1 पे ये लोग आखेटक यानी शिकारी का जीवन जीते थे और इनके जो औजार होते थे वो बहुत अधिक शार्प नहीं थे। क्लेवर और स्क्रैपर जैसे, मतलब जो किनारों पे मोटे होते थे। नंबर 3 पे जीवन की बात करें तो कृषि के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। पशुपालन का भी कोई साक्ष्य नहीं मिला है कि वो अपने साथ पशु पालते थे या नहीं पालते थे। आग की खोज अभी तक नहीं हुई थी और धार्मिक क्रियाकलापों से संबंधित भी कोई जानकारी नहीं मिलती। चौथे पॉइंट पे है निम्न पूरा पाषाण काल को चॉपर चॉपिंग या फिर सोहन संस्कृति या फिर हैंड एक्स संस्कृति भी कहते हैं। शैल चित्रों को देखें तो शैल चित्र तीनों काल में मिले हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए कि शैल चित्र तीनों काल में मिले थे। अब बात करते हैं मध्य पूरा पाषाण काल की। भारत के विभिन्न भागों से जो फलक प्रधान पूर्व पाषाण काल के उपकरण मिलते हैं उन्हें इस काल के मध्य में रखा जाता है। इनका निर्माण फलक तथा ब्लेड पर किया गया है। इनमें विभिन्न प्रकार के स्क्रैपर, बेवरिन, बेधक आदि हैं। फलकों की अधिकता के कारण ही इसे मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। इन उपकरणों का निर्माण क्वार्टजाइट पत्थर से किया गया है। अगर हम महत्वपूर्ण साइट की बात करें मध्य पूरा पाषाण काल की तो उत्तर प्रदेश में चकिया जो कि वाराणसी में, सिंगरौली बेसिन जो मिर्जापुर में पड़ता है, बेलन घाटी इलाहाबाद में पड़ता है, मध्य प्रदेश के भीमबेटका गुफा तथा सोन घाटी और राजस्थान में बागान तथा बेराच और गुजरात में सौराठ क्षेत्र आदि इस काल के महत्वपूर्ण साइट्स हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं उच्च पूरा पाषाण काल। उच्च पूरा पाषाण काल की बात करें तो यूरोप तथा पश्चिम एशिया के भागों में मध्य पूरा पाषाण काल के पश्चात उच्च पूरा पाषाण कालीन संस्कृति का समय आता है। इसका प्रधान पाषाणोपकरण ब्लेड है। ब्लेड पतले तथा संकरे आकार वाला वह पाषाण फलक है जिसके दोनों किनारे समानांतर होते हैं तथा जो लंबाई में अपनी चौड़ाई से दूना होता है। प्रारंभ में पुरातत्वविद भारतीय प्रागैतिहास में ब्लेड प्रधान काल मानने को तैयार नहीं थे, किंतु विभिन्न स्थानों से ब्लेड उपकरण मिलने से यह स्वीकार किया गया कि यूरोप तथा पश्चिम एशिया की भांति भारत में भी उच्च पूरा पाषाण काल का अस्तित्व था।
भारत में उच्च पूर्व पाषाण काल की अवधि ईसा पूर्व 30,000 से 10,000 के मध्य मानी जाती है। ये लोग पूर्णतः प्राकृतिक जीवन जीते थे। आग की खोज अभी तक नहीं हुई थी। शिकार की खोज में इधर उधर भटकते रहते थे। ये तो रहा अभी तक पूर्व पाषाण काल के टाइप्स। अब देखते हैं हम मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई, जब C.L. कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र लघु यानी मध्य पाषाण काल के उपकरण माइक्रोलिथ खोज निकाली। इसके बाद देश के बहुत बड़े हिस्से में मध्य पाषाण कालीन उपकरण खोज निकाले गए। अब देखते हैं मध्य पाषाण काल के इम्पोर्टेंट पॉइंट जिनको याद रखना बहुत ज़रूरी है। मध्य पाषाण काल के औजार आकार में अत्यंत छोटे होते थे। वे लगभग आधे इंच से लेकर पौने इंच के बराबर थे। इनमें कुंठित तथा ब्लेड, टेढ़े ब्लेड, स्क्रैपर, ब्यूरिन, बेधक आदि थे। कुछ स्थानों से पत्थर के अलावा सींग तथा हड्डी के भी औजार मिले हैं। खुदाई से कब्रिस्तान बहुत अधिक संख्या में यहाँ से मिले हैं। और मानव अस्थिपंजर के साक्ष्य सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से मिलना शुरू हो जाते हैं। मतलब इसी काल से, मध्य पाषाण काल से मानव अस्थिपंजर मिलना शुरू हो जाते हैं। अब बात करें इनके जीवन के बारे में, तो इनका जीवन पूरा पाषाण काल से थोड़ा सा भिन्न था। यद्यपि शिकार ही इनका मुख्य आधार रहा इस काल में भी। इस समय तक थोड़ी बहुत कृषि भी सीख गए थे, लेकिन पूर्णतः नहीं सीख पाए थे। पशुओं से धीरे धीरे इनका संपर्क बढ़ रहा था। सराय नाहर राय तथा महदहा से प्राप्त समाधियों से इस काल के अंत्येष्टि संस्कार विधि का पता चलता है कि मृतक की समाधि बनाने के साथ साथ बहुमूल्य सामग्री व खाद्य पदार्थ तथा औजार आदि भी रखते थे, जो किसी मान्यताओं का प्रतीक मालूम पड़ता है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट काल की, जिसमें सब कुछ इनका रहन सहन, खान पान, कृषि सब कुछ चेंज हो गया था और एक आज के मानव की भांति स्टार्टिंग हो चुकी थी, जैसा कि आज हम लोग देख पा रहे हैं। तो विश्व के अन्य भागों में नवपाषाण कालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 9000 माना जाता है विश्व में, किंतु भारत में इसी नवपाषाण काल का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 से माना जाता है, जो कि 2500 ईसा पूर्व तक चली थी। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम जो नवपाषाण कालीन बस्ती मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत से प्राप्त हुई है, जिसकी तिथि 7000 ईसा पूर्व मानी जाती है। अगर हम इस काल के जीवन की बात करें तो नवपाषाण कालीन संस्कृति अपनी पूर्वगामी संस्कृति से ज़्यादा विकसित थी। अब मानव खाद्य पदार्थों का उपभोक्ता ही नहीं वरन उत्पादक बन गया था। अगर हम इन कृषि की बात करें तो कृषि स्टार्ट हो गई थी और आग की खोज इसी काल से स्टार्ट मानी जाती है। मतलब आग की खोज नवपाषाण काल में शुरू हो जाती है और पशुपालन मतलब पशुओं से संपर्क बढ़ता है और पशुपालन स्टार्ट हो जाता है। जब आग की खोज हो जाएगी, कृषि करना स्टार्ट कर देंगे तो वे एक जगह रहना भी स्टार्ट कर देते हैं। तो इसी तरह उनके जीवन की बात करते हैं तो इस टाइम तक मिट्टी के बर्तन बनने लगे थे। पालिशदार नुकीले औजार विशेषकर कुल्हाड़ी बहुतायत में मिलती है, मतलब बनती थी। इस काल के मानव का जीवन जो था वो घुमक्कड़ी नहीं रहा। पहले वो शिकार की खोज में इधर उधर भटकते रहते थे, तो अब वे एक जगह रहकर शिकार करते थे। इस काल में लोग अपने मृतकों को समाधियों में दफनाते थे, मतलब समाधि बनाने लगे थे। मतलब दफनाने के बाद में उसमें कुछ पत्थर वगैरह रख देते थे, समाधि जिसे कहते हैं, या फिर पक्की कर देते थे। चित्रकारी भी इस काल में ये लोग अवगत हो चुके थे। चित्रकारी के कई साक्ष्य मिलते हैं। थ्योरी सेक्शन अच्छे से देखने के बाद अब हम लोग एक टेस्ट लगाएंगे जो कि जिसके क्वेश्चन हमेशा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक शैल चित्र पाए जाते हैं, मतलब कहाँ पाए जाते हैं? यूपी पीछे 2011 का क्वेश्चन है। ऑप्शन इसके बागोर, आदमगढ़, भीमबेटका या पहलगाम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ग, भीमबेटका। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? ये उत्तराखंड पीसीएस प्री 2006 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है बेलन घाटी, नर्मदा घाटी, दामोदर घाटी या फिर विंध्य घाटी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ख, नर्मदा घाटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? ऑप्शन ये यूपी पीसीएस प्री 1997 क्वेश्चन है। ऑप्शन है जौ, गेहूं, बाजरा
व धान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का जौ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है भीमबेटका गुफा कहाँ पर स्थित है। तो भीमबेटका ये एमपीपी से 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी एमपी में। भीमबेटका एमपी में मिलती है। यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रागैतिहासिक शैलचित्र पाए गए हैं तीनों कालों में। अगला क्वेश्चन है हमारा मानव के साथ कुत्ते दफनाने का सच कहाँ से मिलता है। ये उत्तराखंड पीसीएस 2010 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है बुर्ज होम, नौदा टोली, भीमबेटका या फिर आदमगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन का बुर्ज होम से। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किसने किया था। ये यूपी पीसीएस 2006 का क्वेश्चन है। क्या मिस्र में हुआ था सबसे पहले, या फिर मेसोपोटामिया में, या फिर मध्य अमेरिका, या फिर भारत। तो वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले भारत में हुआ है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है। ये यूपी पीसीएस 2008 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है लहुरा देव, ऑप्शन बी है सिनुआर, सुगौरा या फिर कौसाम्बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए लहुरा देव। यहाँ से मिले हैं प्राचीनतम धान की खेती का साक्ष्य। ये गंगा घाटी की बात करता है। ठीक है, धान की खेती के प्राचीनतम प्रमाण लहुरा देव से मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा स्क्रीन पे। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए। यूपी पीसीएस 2008 का क्वेश्चन है। इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए गगरिया, ऑप्शन बी भीमबेटका, ऑप्शन सी लेखैया, ऑप्शन डी आदमगढ़। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी भीमबेटका। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्न में से किस एक पूरा स्थल से पाषाणकालीन संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये यूपी पीसीएस 2008 में प्री का क्वेश्चन है। ऑप्शन है आमरी, मेहरगढ़, कोडीजी या फिर कालीबंगन। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। हमारा अगला क्वेश्चन होगा मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले हैं वह स्थान कौन सा है। ये भी यूपी पीसीएस प्री 2008 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है लंगनास, वीरभानपुर, आदमगढ़ या चोपनी मांडो। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी आदमगढ़। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है एक ही कब्र से 3 कंकाल मिले हैं यूपी पीसीएस 2016 से। ये पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन है सराय नाहर राय से, ऑप्शन बी है दमदमा से, ऑप्शन सी है महदहा से या फिर लंगनाज से। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी दमदमा से। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्न में से किस स्थान से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। ये यूपी पीसीएस 2018 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है औदे, ऑप्शन बी है बोरी, ऑप्शन सी है बागोर, ऑप्शन डी है लखनिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी बागोर। अगला क्वेश्चन है हमारा नवपाषाणिक साइट और उनसे संबंधित प्रदेश को मैच करना है। कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन 1 है मेहरगढ़ जो कि बलूचिस्तान दिया है स्थान। दूसरा है कोल्डी हवा जो एमपी ऑप्शन दे रखा है उसका मैचिंग। और हल्लूर कर्नाटक से संबंधित है। बुर्ज होम जम्मू एंड कश्मीर से। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा क्या ऑप्शन 1 एंड 2 या फिर ऑप्शन खा 2 एंड 3 या फिर ऑप्शन गा 1, 2 एंड 3 या फिर ऑप्शन घा 1, 3 एंड 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन घा 1, 3 एंड 4। अब हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट साइट देखेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग उसको याद कर लीजिएगा कौन कहाँ पे। जैसे कि आप मैप में देख सकते हैं कि बुर्ज होम जम्मू कश्मीर, मेहरगढ़ पाकिस्तान में है, चिरान बिहार में है, बेलन घाटी यूपी में है, भीमबेटका एमपी में है, इनाम गांव महाराष्ट्र में है और हल्लूर कर्नाटका में है। हुंसगी ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर में है। दावो जाली हेडिंग ये त्रिपुरा और असम के बॉर्डर में है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि ये प्लेस है और ये किस स्टेट में पड़ता है। तो आपका एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से मेरे हिसाब से। अब दोस्तों समाप्त करते हैं इस पूरे लेक्चर को। हमने बहुत आसानी से देखा। मिलते हैं दोस्तों अगले पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।